हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आज भी हम लोग जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम लोगों का क्वेश्चंस जो होने वाला है वो है आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप लोगों को मैप भी देखना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस में, और मैप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। कोशिश करिए कि जब भी ज्योग्राफी आप लोग पढ़िए तो मैप जरूर रखा करिए, क्योंकि मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। अगर जो 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ज्योग्राफी के, तो 1 या 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो करंट से रिलेटेड होंगे, और बाकी जितने हैं वो मैप से मैक्सिमम। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी महासागरीय जलधारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती हैं। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जलधाराएं हैं, उनकी प्रकृति कैसी है और वो कहाँ पे पाई जाती हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए यहाँ बात करते हैं कि कौन सी महासागरीय जलधारा जो है वो अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील धारा, पेरू की जलधारा या फिर कैनेरी जलधारा। आइए इसका जो राइट आंसर है वो देखते हैं। गल्फ, ब्राज़ील और कैनेरी, ये तीनों के तीनों अटलांटिक महासागर में पाई जाती हैं। अब यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि उत्तरी अटलांटिक या फिर दक्षिणी अटलांटिक में। इसके बारे में हम लोग डिटेल नीचे देखते हैं। राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका पेरू की जलधारा। यहाँ थर्ड ऑप्शन जो है वो हम लोगों का राइट आंसर है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में 4 प्रमुख धाराएं देखने को मिलती हैं। एक है, ये उत्तरी की बात हो रही है, यहाँ पर देखिएगा कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में फ्लोरिडा है, गल्फ स्ट्रीम है, उत्तरी अटलांटिक बहाव है, कैनेरी है और लैब्राडोर जलधाराएं देखने को मिलती हैं। जबकि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में भी 4 प्रमुख धाराएं हैं। एक है फॉकलैंड, ब्राज़ीलियाई, दक्षिणी अटलांटिक बहाव और बेंगुएला धारा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये करंट से रिलेटेड है। हाल ही में मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले लालदुहोमा किस पार्टी से संबंधित हैं? जोरम्स पीपुल मूवमेंट, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी, मिजो नेशनल फ्रंट या फिर जोरम नेशनलिस्ट पार्टी। इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा, पहली बार मतलब चुने गए हैं, ये है जोरम पीपुल्स मूवमेंट। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट आंसर है। जो अभी लालदुहोम चुने गए हैं ये हैं जोरम पीपुल्स मूवमेंट से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विटामिन B12 को इंगित करता है? विटामिन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं पूरा डिटेल में। आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। जो मेरा विटामिन उस के प्रकार, नाम और उससे संबंधित रोग से डिटेल क्वेश्चंस और MCQs फॉर्म में भी है, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर है थायमिन, कोबालमिन, पैरिडॉक्सिन या फिर नियासिन। चारों में से राइट आंसर आप लोग गेस करिएगा। इसका जो राइट आंसर है, विटामिन B12 को कहते हैं कोबालमिन। यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है ये राइट आंसर है, कोबालमिन। ये पानी में घुलनशील है। आपको पता होगा कि जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में पूछता है, तो विटामिन B और C ये दोनों हैं वसा में, पानी में घुलनशील, और बाकी जितने हैं वो आपके वसा में घुलनशील हैं। तो ये भी आपका कोबालमिन जो है वो आपका पानी में घुलनशील है। इसकी कमी से आपको पता होगा फोलेट की कमी हो जाती है ब्लड में, जिसको हम लोग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। तो विटामिन B12 की कमी से होने वाला जो रोग है वो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया का एक बहुत ही मतलब बुरा स्वरूप आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ज्वारनाशक दवाओं का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? इनमें से कोई नहीं। संक्रमण कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए, बुखार को कम करने के लिए। तो ज्वारनाशक जो दवाएं होती हैं वो बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए मेनली प्रयोग होती हैं, और इसमें किसी और दवा का मतलब मिक्सर करके दर्द को भी कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन मेन चीज़ जो है वो बुखार को कम करने के लिए, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं। पेनिसिलिन जिसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइकेन, शैवाल, कवक या फिर बैक्टीरिया, ये 1-2 बार पूछा भी गया है। पेनिसिलिन जिसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये प्राप्त किया जाता है आपका। इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, कवक के द्वारा। कवक या फिर फफूंद भी बोल सकते हैं, इसके द्वारा हम लोग पेनिसिलिन प्राप्त करते हैं। इसका डिटेल यहाँ पर है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। पेनिसिलिन की खोज की बात करें तो 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और इस खोज के लिए इनको अर्नस्ट बेरिस्चेन और हार्वर्ड फ्लोरी के साथ फिजियोलॉजी या मेडिसिन में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, क्वेश्चन भी आता है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसका उत्पादन नीले रंग के एक फफूंद के द्वारा प्राकृतिक रूप से किया जाता है, और इसका उपयोग विभिन्न जीवाणुजन्य संक्रमणों यानी कि बैक्टीरिया से रिलेटेड जितने भी संक्रमण होते हैं उनकी रोकथाम करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
शरीर के कैल्शियम का कितना प्रतिशत हड्डियों और दांतों में संग्रहित है? ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें देखते हैं 99% है, 94% है, 90% है या 95। तो हमारे हड्डियों में और हमारे दांतों में कितने परसेंट कैल्शियम पूरी बॉडी का, मतलब जितना 100% नीड है, तो उसका कितना हड्डी और दांतों में समाहित होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 99%। 99% जो है वो हमारे हड्डी और दांतों में संग्रहित होता है। बाकी 1% जो है वो हमारे ब्लड और शरीर के जितने ऊतक हैं उसमें मिलते हैं, लेकिन 99% जो है वो हमारे हड्डियों और दांतों के रूप में संग्रहित होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत के कितने वेटलैंड्स को रामसर साइट में शामिल करने की मंजूरी दी गई है? तो आप लोगों को पता होगा भारत में रामसर साइट 75 थे, यानी कि 75 रामसर साइट्स। अभी ये करंट का है, जनवरी में 5 और रामसर साइट्स को मंजूरी मिली हुई है शामिल करने के लिए। और अभी कितने हो गए हैं? तो टोटल 80 रामसर साइट्स पूरे, यानी कि आर्द्रभूमियाँ जो रामसर वेटलैंड के अंतर्गत है, तो वो 80 रामसर साइट्स मतलब पूरे भारत में देखने को मिलती हैं। उत्तर प्रदेश में 10 हैं। यहाँ पे इसका डिटेल है कौन कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के चुने गए हैं। कौन कौन से? तमिलनाडु का है कराईकल पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, और पिचवरम या पिंचवरम कहीं कहीं लिखा होता, तो ये मैंग्रोव है। इन तीनों को शामिल किया गया है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का साक्ष्य सागर और मिजोरम का पाला आर्द्रभूमि को इस प्रतिष्ठित सूची में जगह मिली है। तो ये तीनों तमिलनाडु के और साथ ही साथ मध्य प्रदेश और मिजोरम के आप लोगों को लर्न होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड अलग से भी पूछा जा सकता है। यानी कि मध्य प्रदेश के किस मतलब स्थान को रामसर साइट में जगह दिया गया है, या मिजोरम के किस आर्द्रभूमि को इसमें जगह मिली है, तो आपको नाम याद होना चाहिए। पाला आर्द्रभूमि मिजोरम की, साक्ष्य सागर मध्य प्रदेश का, पिंचवरम करनाई मार्श रिजर्व और कराईकल पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु के हैं। और इसको जोड़ करके भारत में जितने रामसर साइट्स हैं वो टोटल हो गए हैं 80। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के अनुसार रामसर कन्वेंशन में 5 और आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वैश्विक सूची में जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ प्रारंभ हुई है? पुडुचेरी, विशाखापट्टनम, कोलकाता या फिर नई दिल्ली? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता शुरू हुई है आपके विशाखापट्टनम में। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर जो है हम लोगों का वो राइट आंसर है। इसका भी डिटेल देखते हैं। अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश पुलिस ग्रेहाउंड्स प्रशिक्षण सुविधा में शुरू हुई है। प्रशिक्षण प्रतियोगिता में 16 राज्य और 7 अर्धसैनिक बल भाग ले रहे हैं, जिसमें नेविगेशन, कौशल परीक्षण, छापे हमले और सहन शक्ति परीक्षण शामिल हैं। और प्रदर्शन का मूल्यांकन IB की एक विशेषज्ञ टीम के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो साक्षरता दर से रिलेटेड अगर जो आप घटना चक्र उठा रहे हैं या फिर कोई और जहाँ पे आप लोगों को पिछले साल का को जो देख रहे हैं, तो हर एग्जाम्स में उत्तर प्रदेश में भारत की जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे गए हैं। 2 तरीके से, एक उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, यानी कि उत्तर प्रदेश के किस मतलब जिले की महिला साक्षरता दर अधिक है, और भारत का किस राज्य का। इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जो महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है वो है आपकी केरल में। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर जो देखिए पूरे भारत में कुल महिला साक्षरता दर कितनी है, तो कुल महिला साक्षरता दर हमको देखने को मिलती है 65.46%, और ये है पूरे भारत की। लेकिन अगर जो सिर्फ और सिर्फ केरल की बात करें तो केरल में है 91.98, और कहीं कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा 92.07%। अगर जो बात करें सबसे कम महिला साक्षरता दर, 2 पूछता है, या तो सबसे ज़्यादा या तो सबसे कम। तो सबसे कम जो है वो बिहार में है, 51.5% है मतलब सबसे कम महिला साक्षरता दर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 जारी की गई है। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब कौन सा राज्य है जो स्टार्टअप रैंकिंग 2022 जो जारी की गई है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है? तो वो है आपका 4th ऑप्शन यहाँ पर गुजरात। गुजरात सबसे अच्छा इसमें प्रदर्शन करने वाला राज्य है, तो यहाँ पर राइट आंसर गुजरात होगा। यहाँ पर इसका डिटेल दिया गया है।
नेक्स्ट देखते हैं, विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया है? चेन्नई, भोपाल, हैदराबाद, नई दिल्ली। इसका राइट आंसर आप लोग गेस करिएगा। तो विंग्स इंडिया 2024 का कार्यक्रम जो है वो किया गया है आपका हैदराबाद में। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो हम लोगों का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर इसका कुछ डिटेल दिया हुआ है, कहाँ पर हुआ है? तो हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया जा रहा है। 2 वर्ष में एक बार, मतलब हर एक वर्ष के उपरांत, मतलब 2020 में हुआ तो 22 में होगा, फिर 24 में होगा, इस तरीके से यह आयोजित होता है। 8वां संस्करण है और उद्घाटन का 18 जनवरी 2024 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखते हैं, खेलो इंडिया गेम्स के 6ठे संस्करण में निम्न में से कौन से राज्य ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर आप लोग गेस करिएगा। खेलो इंडिया गेम्स के 6ठा संस्करण, कौन सा संस्करण है? तो 6ठा है। और खेलो इंडिया गेम्स में राज्य ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है तो ये है आपका महाराष्ट्र। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। महाराष्ट्र ने ओवरऑल राज्य चैंपियनशिप जीता है। यहाँ पर देख लीजिएगा, महाराष्ट्र ने 57 स्वर्ण है, इसमें 48 रजत है और 53 कांस्य पदक सहित कुल 158 यानी कि 158 पदक जीते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थापित की गई स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस यानी कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा का नाम पूछ सकता है कि विजयवाड़ा में स्थापित की गई है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा, उसका नाम क्या है? तो नाम है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। इसलिए यहाँ पे दोनों पॉइंट नोटेड है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई यहाँ पर पूछा गया है, 206 फीट है, 217, 250 या 263 फीट। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, टोटल ऊंचाई है 206 फीट। यहाँ पर एक पॉइंट ये, दूसरा है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम रखा गया है, किसकी प्रतिमा है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा है। कहाँ पर स्थापित की गई है? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थापित की गई है। इतने पॉइंट आप लोगों को इस क्वेश्चन से पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर इसका डिटेल दिया गया है। इसका अनावरण किसने किया था? तो ये किए थे मुख्यमंत्री Y.S. जगनमोहन रेड्डी ने किया था। अम्बेडकर स्मृति वनम में लगने वाली यह प्रतिमा 51 यानी कि 81 फीट ऊंचे आसन पर स्थापित की गई है। आसन के ऊपर प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 125 फीट और टोटल ऊंचाई अगर जो देखा जाए तो 206 फीट है। दुनिया की शीर्ष 50 सबसे ऊंची मूर्तियों की सूची में ये शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण यहाँ पर पूछा गया है। आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव, यह असामयिक था, या अंग्रेजों को फ्रांसीसियों का समर्थन मिला था, या फिर अंग्रेजों की संख्या अधिक थी। इसमें से थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो होगा नहीं, बिल्कुल ही इसमें गलत है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिनका क्या अर्थ है? विजेता, महान आत्मा, भगवान या फिर अहिंसक। तो जिनका अगर जो अर्थ हम लोग देखा जाए तो जिन मतलब विजेता, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। विजेता क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जितने भी इंद्रियां थी उस पर काबू किए थे, चाहे और जितनी इच्छाएं, चाहे मानसिक हो, दैहिक हो या भौतिक हो, इन सभी पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी और इसी विजय प्राप्त करने के कारण इनको जिन कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ममनी महोत्सव निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? ममनी महोत्सव के बारे में पुडुचेरी, लद्दाख, चंडीगढ़ या फिर जम्मू कश्मीर। तो ये केंद्र शासित प्रदेश आपका लद्दाख में मनाया जाता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट आंसर है। ये जातीय खाद्य उत्सव है या कृषि से रिलेटेड है। कारगिल लद्दाख का सबसे प्रतीक्षित त्योहारों में से एक है। इस दिन लोग पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत भारत सरकार ने निम्न में से किस भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? अभी हुआ नहीं है लेकिन निर्णय ले लिया है। तो उर्दू है, हिब्रू है, मंदारिन है या फिर फारसी है। राइट आंसर है इसमें से फारसी। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हम लोग का राइट आंसर है। फारसी को अब इसमें शामिल करने का निर्णय लिया गया है। भारत ने फारसी को अपनी 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। भारत की 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। पहली तमिल शास्त्रीय भाषा थी, अगर जो बात करें 2004 में पहली जो शास्त्रीय भाषा थी वो तमिल थी। बाद में 2024 में उड़िया को अंतिम शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया था और 12
भाषाएं जो हैं वो राज्य की भाषाओं सहित भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची में ये शामिल हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में समुद्री अभ्यास अयुत्या ये भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया है? अयुत्थाया है इसका नाम। जापान, थाईलैंड, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया? राइट आंसर इसका देखिए तो इसका है थाईलैंड। ये पहली बार आयोजित हुआ है, इसलिए ये जो है अभ्यास अयुत्थाया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। भारत सरकार और थाईलैंड के बीच पहले द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम अयुत्थाया है, इसका नाम दिया गया है। शाब्दिक अर्थ क्या है? अजेय और अपराजेय। यह एक ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक संबंध तथा कई शताब्दियों से चली आ रही साझा ऐतिहासिक कथाओं को साझा करने वाले दो सबसे पुराने शहरों भारत के अयोध्या और थाईलैंड के ऐतिहासिक नगर अयुत्थाया के महत्व को ये प्रतीक को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सरित या लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है? आप लोगों को लोटिक जो शब्द है इसके बारे में पता होना चाहिए। दो तरीके के जल हम लोग को देखने को मिलते हैं, एक लोटिक और एक लेंटिक। तो इन दोनों से रिलेटेड है, यानी कि अगर जो इसमें सरित या लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है तो कैसा होगा? तो लेंटिक। तो इसमें से देखते हैं ऑप्शन, तालाब है, मुहाना है, सरिता है, लैगून। लैगून यानी कि समुद्र ताल। राइट आंसर क्या है? तो लोटिक है, मुहाना है, सरिता है, लैगून है, लेकिन तालाब नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों का जो है वो राइट आंसर है। तालाब किस तरीके का है? तो तालाब एक स्थिर जल निकाय है, यानी कि स्थिर जल निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंटिक जल का उदाहरण। और जितने भी बहने वाले हैं या जिस एक मतलब एक पानी हटता है उसकी जगह पे दूसरा पानी आ जाता है, तो वो कैसा है? तो वो लोटिक जल का उदाहरण होता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना 2024 शुरू की है? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़? राइट आंसर इसमें से है तो वो है आपका छत्तीसगढ़। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट आंसर हो गया। महतारी वंदना योजना किसने शुरू की है? तो वो शुरू की है छत्तीसगढ़ ने। इसमें है महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये यानी कि साल भर में 12,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हाल ही में वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान एक कन्यान कुथु नामक नृत्य प्रस्तुत की गई है। नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो तमिल संगमम कार्यक्रम जो काशी में होता है उसमें कन्यान कुथु नामक जो नृत्य प्रस्तुति की गई है ये तमिलनाडु से ही रिलेटेड है। कब ये किया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मंदिर उत्सव के दौरान एक प्रचलित अनुष्ठानिक कला है। क्या नाम है इसका? कन्यान कुथु। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 68, 85, 73 या 93। राइट आंसर आपको बता दें, इसके पहले बता दें इस बार जो भारत को कुल पॉइंट मिले हैं वो मिले हैं 39 और इसी का अपोजिट 93 यानी कि 93वां स्थान भारत को जो हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 है उसमें प्राप्त हुआ है। इसके पहले अगर जो हम बात करें 2022 में कौन सा स्थान था? तो ये 40वां स्थान था, यानी कि इसको टोटल 85वां स्थान था और टोटल पॉइंट कितने मिले थे? तो 40 पॉइंट मिले थे। अभी कितना है पॉइंट मिला है? तो 39 और स्थान है 93। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।